हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अमेय शर्मा अकेडमी। आज हम बीपीएससी टीआरई 3.0 का जो पेपर हुआ था उसका जीएस सेक्शन में हिस्ट्री के 8 क्वेश्चंस देखेंगे। जो 8 क्वेश्चंस आए थे आपके एनसीईआरटी से आए थे, कहाँ से आए थे, किस बुक से आए थे और कौन सा चैप्टर था। तो इससे पहले मैंने साइंस का अपलोड किया है, उसमें जो 40 आउट ऑफ 40 क्वेश्चंस आते हैं ना, तो उसका भी मैंने कराया है सोल्यूशन पूरा, किस बुक से आए हैं। और अभी मैंने साइंस का जो जीएस सेक्शन में आता है साइंस का 8 क्वेश्चंस जो आते हैं वो भी मैंने बताया आपको किस बुक से आया है। ठीक है, और ये आपका हिस्ट्री वाला पोर्शन रहेगा, इसमें 8 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और वो सारे बताने वाला हूँ कि कौन सी बुक से आए। तो जुड़े रहिएगा लास्ट तक, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, थोड़ा सा सपोर्ट दिखा दीजिए। ठीक है, छोटा सा चैनल है। देखिए ये क्वेश्चन है 55 नंबर, आपको सारे क्वेश्चंस गिना भी देंगे। ये 55 नंबर, 1857 के विद्रोह के मध्य नाना साहब ने अपने आप को मुग़ल सम्राट का क्या घोषित किया था। तो ये देखिए क्वेश्चन एनसीईआरटी क्लास 8 का है। ठीक है, इसमें उन्होंने पेशवा अपने आप को घोषित किया था। तो देखिए इसका थोड़ा जूम आउट करते हैं। एनसीईआरटी क्लास 8, जब जनता बगावत करती है, ये चैप्टर नेम है, जब जनता बगावत करती है। ठीक है, तो इसमें देखिए ये पेज नंबर दिया है 57 नंबर, और ये होता है बगावत फैलने लगी थी। तो यहाँ पे देखिएगा ये पैराग्राफ दिया है, तो यहाँ से पढ़िएगा। ये जो दत्तक पुत्र नाना साहब कानपुर के पास रहते थे, उन्होंने सेना इकट्ठा की और ब्रिटिश सैनिकों को शहर से खदेड़ दिया। उन्होंने खुद को पेशवा घोषित कर दिया और उन्होंने ऐलान किया कि वह बहादुर शाह जफर के तहत गवर्नर है। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने खुद को पेशवा घोषित किया था। ठीक है, तो हूबहू वही लाइन लिखी है आपको। ठीक है, ये 55 नंबर का सेकंड हो जाएगा, ये पेशवा हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। फिर आता है आपका ये क्वेश्चन है 56 नंबर है, किसने और किन्होंने गलती से लेफ्टिनेंट एयरस्ट की हत्या कर दी थी। एयरस्ट की हत्या कर दी थी। ठीक है, तो ये ऑप्शन इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दामोदर एवं बालकृष्ण। ये मुझे क्वेश्चन तो वैसे है तो ये आपका 57 के पहले का है ना, तो ये इसमें क्वेश्चन तो मिला नहीं मुझे, लेकिन हाँ इसकी दूसरी बुक थी, अपने स्टैंडर्ड बुक है ये लुसेंट वाली, सभी के पास होगी। ठीक है, तो उसमें आपको ये मिल जाएगा क्वेश्चन, और उसमें एनसीईआरटी में मिला नहीं। बाकी बात तो उसमें कही गई है, लेकिन वैसा क्वेश्चन नहीं दिया था उसमें, तो मुझे क्वेश्चन ढूंढ के लाना था। तो देखिएगा ये आपका 80 नंबर पेज नंबर 80 है, लिखा हुआ प्लेग के समय जातियों के से प्रभावित होकर पूना के चापेकर बंधुओं दामोदर एवं बालकृष्ण ने प्लेग अधिकारी रैंड और एयरस्ट की हत्या कर दी थी। ठीक है, तो ये चापेकर बंधु थे, दोनों भाई भाई थे, दामोदर और एवं बालकृष्ण। इन्होंने दो अधिकारी थे, रैंड और एयरस्ट की। ठीक है, हत्या कर दी थी। अभी इसमें क्वेश्चन में दिया गया गलती से हत्या की थी या उन्होंने जानबूझ के की थी, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 56 का ए, दामोदर एवं बालकृष्ण। ठीक है, पेज नंबर दिया गया, आप देख लीजिएगा लिस्ट में। नेक्स्ट देखते हैं, ये रहा आपका, ये दोनों क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से आए थे। और ये वाला जो अंतरिम सरकार का गठन है, ये आपकी क्लास एनसीईआरटी 8 में भी है, लेकिन उसमें थोड़ी लैंग्वेज नहीं लिखी है पूरी सी। ठीक है, उन्होंने जापान गए थे, लेकिन ये इस तरीके की लैंग्वेज नहीं लिखी है, तो एससीईआरटी में शायद हो सकता है, मुझे मिला नहीं। क्लास 8 की देखिएगा एनसीईआरटी की। ठीक है, या एससीईआरटी में, और इसका अभी सभी को पता होगा आंसर। ये 21 अक्टूबर 1943 को किस स्थान पर एससी बोस ने सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया था। तो ये सिंगापुर था। ठीक है, 58 नंबर क्वेश्चन है। तो ये देखिएगा, आपको इसमें दिखाते हैं लिस्ट में साफ लिखा हुआ है, ये पेज नंबर है आपका 91। ठीक है, इतिहास में संबंधित घटनाएं दी गई हैं, और यहाँ पे देखिए पूरा पूरा लिखा हुआ लैंग्वेज। 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में आज़ाद भारत के अस्थायी सरकार की स्थापना की और घोषणा की तथा अपनी जापानी सेना की सहायता से अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह पर अधिकार करते हुए 1944 ईस्वी में भारतीय सीमा के इम्फाल क्षेत्र में प्रवेश किया। तो ये यहाँ पे अलग है। ठीक है, और 18 अगस्त 1945 को ये इनको वापस वायुयान दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, और परंतु इनकी जो दुर्घटना अभी तक प्रमाणित नहीं मानी जाती। तो ये आपका एनसीईआरटी में, आप अगर एनसीईआरटी भी फॉलो करते हैं तब भी आपको ये जो ल्यूसेंट है उसमें है, और ये अगर ल्यूसेंट भी आप पढ़ते हैं ना तब भी आपके लिए एनसीईआरटी बेस्ड है, क्योंकि जो ल्यूसेंट है पूरा एनसीईआरटी से आता है इसमें भी। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट।
ये आपका 58 हो गया, ठीक है। अभी देखते हैं ये वाला 60 वाला, और इसमें आपका है दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी किस स्थान से कार्यकर्ताओं की मार्च यात्रा जो थी नेतृत्व कर रहे थे। तो एनसीईआरटी क्लास 10th का ये, ठीक है। और ये था न्यूकैसल से ट्रांसवाल तक की इन्होंने यात्रा की थी दक्षिण अफ्रीका में। तो पहला अगर सत्याग्रह पूछा जाएगा तो आपका दक्षिण अफ्रीका में होगा क्या, लेकिन भारत में अगर पूछा जाएगा तो आपका 1917 वाला जो चंपारण वाला था आंदोलन, वो पहला इनका व्यक्तिगत सत्याग्रह था, ठीक है। तो याद रखिएगा दोनों चीज़ों में डिफरेंस क्या है। तो देखिएगा इसका आपको बुक नंबर, ये आपका पेज नंबर देखिएगा, ये एनसीईआरटी क्लास 10th का भारत में राष्ट्रवाद जो दूसरा चैप्टर है ना, भारत में राष्ट्रवाद ये दूसरा चैप्टर है, और एससीईआरटी में शायद ये चौथा चैप्टर है, ठीक है। तो उसी में आप देख लीजिएगा 54 नंबर। यहाँ पे जो ये दिए गए थे बॉक्सेस, ये मत छोड़ा कीजिए, बॉक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको देखिए एक बॉक्सेस यही क्वेश्चन मिल गया, दक्षिण अफ्रीका में भारतीय मजदूर फोकस्ड से गुजर रहे थे, ये वहाँ पे एक जगह है, ठीक है। और 6 नवंबर 1913 को न्यू कैसल से ट्रांसफर की ओर बढ़ रहे थे। इस जुलूस में महात्मा गांधी मजदूरों का नेतृत्व कर रहे थे, ठीक है। और ये आपका यहाँ पे फ़ोटो दिए थे मैंने, ये आपका वो लिखा दिया है, ठीक है। और सत्याग्रह विचार ये 1914 में आपके भारत लौटे थे महात्मा गांधी, और बाकी ये इन्होंने 1913 में वहाँ पे पहले से ही सत्याग्रह किया था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये रहा आपका उसी चैप्टर से, ठीक है, उसी चैप्टर से ये क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पे आपको ये देखिए 61 नंबर, 60 के बाद आएगा 61 नंबर। ये देखिए 1859 के भारतीय उत्प्रवास अधिनियम ने निर्धारित किया था। तो ये भी क्लास 10th की एनसीईआरटी है, और एक ही आपके उसी के जस्ट बाद का है। इसमें बागान श्रमिकों को बिना अनुमति के चाय बागान छोड़ने की अनुमति नहीं थी, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने विद्रोह कर दिया था। देखिएगा इसी में इससे पहले ये था आपका ये न्यू कैसल से ट्रांसफर वाला था, इसी के बाद वाला है बागानों में स्वराज। तो देखिए यहाँ पे ये थोड़ा जूम करते हैं, पढ़ लीजिए आप, ये लिखा हुआ 1859 के इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट के तहत बागानों में काम करने वाले मजदूरों को बिना इजाज़त बागान से बाहर जाने की छूट नहीं होती थी, और ये इजाज़त उन्हें विरले ही कभी मिलती थी, ठीक है। तो जब उन्होंने असहयोग आंदोलन के बारे में सुना तो हज़ारों मजदूर अपने अधिकारों की अवहेलना करने लगे, और उन्होंने बागान छोड़ दिए और अपने घर को चले गए। उनको लगता था कि अब गांधी जी राज आ रहा है, और इसलिए अब तो हरे गांव में ज़मीन मिल जाएगी, ठीक है, हमें गांव में ज़मीन मिल जाएगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। जब ये असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी ने स्थगित किया था, तो जितने भी ये आंदोलन करता थे, जिन्होंने आपका ये जैसे बागान छोड़ दिए या मिल में काम करना छोड़ दिए, तो भाई खाएंगे भी क्या, आंदोलन से पेट तो नहीं भरेगा ना। तो स्कूल कॉलेजेस वगैरह जो छोड़ दिए थे वो दोबारा से फिर से ज्वाइन किए थे उन्होंने, क्योंकि उन्हें पैसे भी चाहिए थे ना। और आपका जैसे सूती वस्त्र इन्होंने कहा था असहयोग, उसमें बताया था सविनय अवज्ञा आंदोलन में कि सूती वस्त्र वगैरह पहनो, तो वो ज़्यादा महंगे थे इनके कपड़ों के, ठीक है। तो ये सब नहीं हो पाया था। अब देखते हैं नेक्स्ट, ये रहा आपका 62 नंबर। ये आपका ये क्लास 9th की एनसीईआरटी है। देहरादून में एम्पीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो ये एनसीईआरटी क्लास 9th का है, ठीक है। और ये आपका 1906 में ये हुआ था, और इसका दिखाते हैं आपको एनसीईआरटी में कहाँ पे है। और अगर अच्छा लग रहा हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोग वीडियो देखते हैं कि सब्सक्राइब नहीं करते हैं, थोड़ा सा सपोर्ट दिखा दीजिए। देखिए ये दिया हुआ है, किसी व्यक्ति को सज़ा का भागी बनना होगा। इस तहत ब्रैंडिस ने 1864 में भारतीय वन सेवा की स्थापना की, और 1865 में भारतीय वन अधिनियम को सूत्रबद्ध करने में सहयोग दिया। इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना 1906 में देहरादून में हुई थी, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा है, वो पूरी लाइन लिखी हुई है, ये आपकी देहरादून में हुई थी, ठीक है। और इस पद्धति की शिक्षा दी जाती थी, उसे वैज्ञानिक वानिकी साइंटिफिक फॉरेस्ट्री कहा जाता था, ठीक है। क्या पता अगली बार पूछते कि इस पद्धति को क्या बोलते थे। तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हो आप ज़रूर देखिएगा। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ एनसीईआरटी क्लास 9, हाँ, ये चैप्टर का नाम था वन समाज और उपनिवेशवाद, ठीक है। ये और वैज्ञानिक वानिकी, ये देखो आपके जो इसमें बॉक्सेस दिए थे ना, इन्हें बहुत ध्यान रखिए। अब देखिए ये है आपका द इम्पीरियल फॉरेस्ट और स्कूल जो है देहरादून में, तो पहला खुला हुआ वानिकी ये स्कूल था। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिएगा ये कुछ क्वेश्चन थे, कुछ क्या 2 ही क्वेश्चन मिले थे मुझे, जो आपके मिले नहीं थे उसमें, ठीक है।
तो ये है पहला 57 नंबर, किस मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानी को भाईचारा एवं एकता दर्शाने हेतु गोल्डन टेम्पल की चाबियाँ सौंप दी गई थी। तो उस समय हिंदू और मुस्लिम एकता को दर्शाया गया था, तो सैफुद्दीन किचलू को ये आपके गोल्डन टेम्पल की चाबियाँ इन्हें सौंप दी गई थी, ठीक है, एक भाईचारे के रूप में। तो ये आपको वहाँ पे मिला नहीं था, बाकी अगर ये आप वैसे ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, ऐसी बात नहीं है मिलेगा नहीं। तो ये उसमें जो 1857 है उसके बाद का ही, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, तो ये आपका सैफुद्दीन किचलू हो जाएगा। और एक ये लास्ट वाला, तो ये क्वेश्चन था 1930 में बिहार क्षेत्र की राजस्व वसूली में धरना प्रदर्शन के कारण कितनी कमी हुई थी। तो ये मुझे क्वेश्चन मिला नहीं, आप एनसीईआरटी अगर आपने पढ़ी होगी ना तो आपको पता होगा कि क्वेश्चन कहाँ मिलेगा। तो ये उस टाइम का 1930 का है, ठीक है। तो ये आपके सारे 8 क्वेश्चन हो गए, ठीक है, आप काउंट कर लीजिएगा। बाकी सीक्वेंस में लगे हुए हैं, ये बीच में ये मैंने सीक्वेंस यहाँ पे चेंज कर दिया था, और आपके 8 क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गए। तो मेरा मतलब यही है इसमें आपको एनालिसिस कराने का कि आप एनसीईआरटी पढ़िए, ठीक है। एनसीईआरटी एससीईआरटी भी पढ़ सकते हैं आप, एससीईआरटी भी क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं है कि एससीईआरटी में नहीं मिलेंगे। ये आपका जो भारत में राष्ट्रवाद है ना, ये आपका दोनों में, एससीईआरटी में भी है और एनसीईआरटी में। बस फ़र्क इतना है, ये जो क्वेश्चन मिला था ना बगान वाला, ये आपको एनसीईआरटी में मिलेगा, उसमें एससीईआरटी में नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आपको पढ़ना तो दोनों, अगर अभी आपके पास टाइम हो तो समरी पढ़ लीजिए, ज़्यादा कुछ मत पढ़िए, समरी पढ़ लीजिए, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। 8 क्वेश्चन बहुत बड़ी बात होती है, अगर आप 7, 8, 9 अगर पढ़ते हैं, मतलब ये 6 छोड़ देते हैं, 7, 8, 9, 10, तब भी आपका हो जाएगा इसमें, ठीक है। 8 नंबर का आता है, ऐसा नहीं है जूनियर में केवल 8 नंबर मायने नहीं रखते, काफ़ी मायने रखते हैं। और ये जो बॉक्सेज होते हैं ना, बॉक्सेज ज़रूर पढ़ा कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन यही मिल गया, और यहाँ पे भारत में राष्ट्रवाद ये पूरा एक चैप्टर में 2 क्वेश्चन मिल गए आपके। और जो क्लास 10th की एनसीईआरटी है ना, उसमें भारत में राष्ट्रवाद ही एक भारत के टॉपिक का है। बाकी इसमें जो इंडियन नहीं, इसमें वर्ल्ड की हिस्ट्री है, तो वर्ल्ड की हिस्ट्री आप बिल्कुल मत छूइएगा, ठीक है, आपके कोई काम की नहीं है। ये वर्ल्ड की हिस्ट्री उनके लिए जो सोशल स्टडी में उन्होंने हिस्ट्री ली है, ठीक है। तो आपको केवल इंडियन हिस्ट्री फोकस करना है। और नाइन्थ वाला भी पूरा आपका वर्ल्ड की हिस्ट्री है। आप 7, 8, ठीक है, 8 पढ़ लीजिए, 7, 8 पढ़ लीजिए। और बाकी 10th में जो चैप्टर गिने हुए हैं, गिने चुने, ये भारत में राष्ट्रवाद हो गया, एक औपनिवेशिक वाला शायद, और इसमें एक जो प्रेस की स्वतंत्रता वगैरह है वो वाला टॉपिक पढ़ लीजिए। उसमें चैप्टर दिए गए, चैप्टर में भी आपको अलग अलग छाँटने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये आपका एनालिसिस था। बाकी वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, और जो भी सुझाव आपके कमेंट में बताइएगा। और आप वीडियो लाइक नहीं करते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ठीक है। आपको कुछ ना कुछ इसमें मिलेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं कुछ नहीं मिलेगा। जीएस का सेक्शन मैंने करा दिया है, प्लेलिस्ट काफ़ी बनी हुई है, और प्रैक्टिस सेट भी चल रहा है, जूनियर का भी चल रहा है, प्राइमरी का चल रहा है। प्राइमरी में मैथ्स एंड साइंस का भी करा रहे हैं, मैथ्स एंड रीजनिंग जो होता है, जो छोड़ देते हैं लोग, कराते नहीं हैं आपको, तो मैं करा रहा हूँ वो भी, ठीक है। और जूनियर का जो मैथ्स होता है वो अलग से करा रहे हैं, और साइंस का अलग से करा रहे हैं। बाकी आपकी क्लासेस चल ही रही हैं, और पेपर जब भी आपका होगा तब तक आप तैयारी पे फोकस कीजिए, ठीक है। और स्वस्थ रहिए, आप तैयारी पे ध्यान दीजिए। ये तो केवल एनालिसिस था, इससे पता चलेगा आपको कौन सा पढ़ना है कौन सा नहीं पढ़ना है, ठीक है। और स्टैंडर्ड बुक को फॉलो कीजिए, बाकी कोई बुक मत दीजिए। एवोल्यूशन भी पढ़ते हैं ना तो भी ठीक है, वो आपकी एनसीईआरटी बेस्ड है। अगर आपके पास एनसीईआरटी की सार संग्रह हो, अगर सार संग्रह जो आती है उनकी आती है महेश कुमार बर्णवाल की आती है, ठीक है, वो बेस्ट है, ठीक है। उसमें आपका जो जियोग्राफी वाला है एसएसटी वाले लोगों का 40 नंबर का पूरा चैप्टर, पूरे 40 क्वेश्चन उसमें आपको मिल जाएंगे, ठीक है। 40 आउट ऑफ 35 मिल जाएंगे लगभग, उसी मिल जाएंगे आपको। वो एनसीईआरटी बेस्ड है पूरी बुक, और इसमें भी आपके साइंस वाले क्वेश्चन भी मिल जाएंगे उसमें। तो अगर आपके पास है तो उसे फॉलो कीजिए, बाकी नहीं है तो आप एनसीईआरटीज़, मैंने टेलीग्राम ग्रुप में ये एनसीईआरटी की पूरी वो डाल दी है, प्लेलिस्ट डाल दी है, और ओल्ड एनसीईआरटी डाली है, क्योंकि साइंस वाला जो पोर्शन है वो थोड़ा न्यू वाली एनसीईआरटी में कम है, तो मैंने ओल्ड वाली डाल दी है पूरी टेलीग्राम में। आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, और ये इसका जो लिंक है ना वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बाकी जितने भी पीडीएफ्स हैं वो आपके वहाँ मिलती रहेंगी, अपडेट वगैरह सब मिलती रहेगी। जो भी आपको पूछना हो वहाँ पे आप डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।